Good morning all of you. I am Aniruddha Pateria, Assistant Professor Takshashila College Bhopal and welcome to my YouTube channel Takshashila College Online Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने यदि इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर को ही लिंक करके आप लोग आगे वाले लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात करना सीखा, और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी पंक्ति की रैखिक स्वतंत्रता या परतंत्रता मींस लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ रो मैट्रिक्स को फाइंड करना सीखा था। और आज हम लोग लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं वो जानेंगे। यदि आप लोगों ने ये लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स अच्छे से समझ लिया तो आप लोग लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स समझ पाएंगे, यानी किसी भी स्तंभ की रैखिक स्वतंत्रता या परतंत्रता को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इससे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द सेट C1, C2, C3 एंड दैट इज Cn of column matrix of order m into n is said to be linearly dependent set if there exist n scalars k1, k2 and k3 not all 0 such that ओके तो इससे पहले वाले लेक्चर को जब आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि m into 1 क्या होता है, ओके, और ये रिलेशन क्या होता है, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। m into 1 का मतलब है किसी भी आव्यूह की कोटि कितनी है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना कि ये जैसे ये 0 0 नल मैट्रिक्स है तो इसमें रो कितना है, रो n तक जा रही मतलब m तक जा रही है, और इसका कॉलम कितना है 1। तो कॉलम को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते थे? इस तरफ, और रो को इस तरफ रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो इसमें आप लोग ये रिलेशन को जब इसमें k1, k2 एंड k3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो यदि आप लोगों ने ये समझ लिया कि k1, k2, k3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब होता है डिपेंडेंस, मतलब किसी भी रैखिक परतंत्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। पर यदि इस k1, k2, k3 की वैल्यू इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद k1, k2, k3 की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए एक हम एग्जाम्पल से जानते हैं कि कैसे हम लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने ये जान लिया तो इससे आगे वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आएगा, इसलिए आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका निश्चित तौर पर इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कॉलम है, कॉलम कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रो देखा है, रो आड़े टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो C1, C2, C3 आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट C1, C2 एंड C3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब आपको 3 स्तंभ दिए गए हैं, उनको रैखिक परतंत्र दिखाना है। यदि आप रैखिक परतंत्रता सीख जाएंगे किसी भी एग्जाम्पल की तो उससे आप लोग ये जान पाएंगे कि रैखिक स्वतंत्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो मैं आज एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा, इससे आप लोग आगे वाले जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन है वो आप खुद ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसलिए आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस में रिलेशन काम करता है। क्या रिलेशन काम करता है? कि ये रिलेशन काम करता है k1 C1 प्लस k2 C2 एंड k3 C3 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे k1, k2, k3 3 बार क्यों लिए हैं? ये k1, k2, k3 यहाँ पे क्या है? स्केलर या अदिश टाइप के अवयव, और C1, C2 क्या है? यहाँ पे हमारे कॉलम है। ठीक है,
और इसमें 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमसे 3 कॉलम की बात कर रहा है, इसलिए K1 K2 K3 भी वैल्यू भी 3 आएगी, मतलब ये 3 बार लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो 0 0 है ये भी नल टाइप का एक 0 इस टाइप का, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग K1 K2 K3 को फाइंड करने के लिए C1 C2 C3 की वैल्यू रख देंगे। पर एक बात आपको याद रखना होगा कि C1 C2 तो कॉलम में है, पर इसके रिलेशन में रखने के लिए हमें इसको रो में चेंज करना पड़ेगा। मतलब किसी भी कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं या किसी भी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त बोलते हैं या इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं। तो C1 को कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे करते थे, ये कोई मैट्रिक्स है, उसको यदि कॉलम है तो रो में बदलना है तो A डैश हो जाता था। सिमिलरली तो C डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डैश हो जाएगा 3 2 0 एंड C2 क्या हो जाएगा 1 2 -4। ओके, एंड C3 क्या हो जाएगा -4 -3 एंड 1। ओके, अब हम इस रिलेशन में बहुत अच्छे से आसानी से रख सकते हैं, देन हमारी K1 K2 K3 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दिस एम्प्लाइज K1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए K1 के साथ क्या है C1, तो C1 की जगह उसका ट्रांसपोज हम रखेंगे, क्या आ जाएगा 3 2 0। यदि आप डायरेक्ट कॉलम रख देते तो स्टूडेंट उससे नहीं आता है ना, इसलिए हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया है या परिवर्त कर दिया है। ओके, तो K2 एंड C2 क्या है यहाँ पे 1 2 एंड -4 एंड K3, ओके, एंड K3 C3 का ट्रांसपोज क्या है -4 -3 एंड 1। देखिए कॉलम मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए बस इतना करना है, बाकी रो में तो ये रहते ही है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो नल मैट्रिक्स आएगा वो भी देखिए K1 K2 K3 है या 3 कॉलम की बात कर रहे हैं तो नल मैट्रिक्स भी 3 0 वाला आएगा। ओके, ठीक है, तो इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए K1 का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड K2 K3 का कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3K1 एंड 2K1 एंड 0K1। ओके, सिमिलरली K2 2K2 एंड -4K2। ओके, एंड यहां से -4K3 -3K3 एंड K3। ये मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स आ गए और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या नल मैट्रिक्स क्या है 0 0 0। तो अब हम आप देख रहे हैं कि ये इतना, अब इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं। तो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते थे, चलिए यहां समझते हैं मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते थे हम लोग। फर्स्ट का साथ देखिए, ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट 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 है ना, ये तीनों जोड़ेंगे। सेकंड के साथ सेकंड 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 एंड थर्ड के साथ थर्ड थर्ड थर्ड। चलिए यहाँ पे देखते हैं, समझ आ जाएगा। तो क्या करती थी, दिस एम्प्लाइज 3K1 एंड प्लस K2 एंड -4K3, ठीक है ना। ऐसे ही 2K1 प्लस 2K2 एंड -3K3 एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड 0 था तो 0 तो हम लेंगे नहीं, है ना। तो क्या आ जाएगा -4K2 एंड प्लस K3। और ये नल मैट्रिक्स किसके बराबर है 0 0 0। तो अब देखिए ये इस 0 के बराबर हो जाएगा, ये इस 0 के बराबर हो जाएगा, ये इस 0 के बराबर। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी इक्वेशन बन गई, 3K1 प्लस K2 एंड -4K3
इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2k1 प्लस 2k2 एंड माइनस 3k3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4k2 एंड प्लस k3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले वाला जो k1 था वो 0 हो गया था। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसको हम लोग सॉल्व जैसे 10th में करते थे वैसे ही कर लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी इक्वेशन ये दिख रही है, इससे आसानी से मुझे एक k3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू ही मिल जाए, बस इतना पता चल जाए कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, बस इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। इसमें जरूरी नहीं कि कोई वैल्यू ही आए, फिक्स वैल्यू आए 2 या 3 या 4, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए मैं एक अपन लोग आगे जानते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 क्या है, माइनस 4k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज k3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4k2। तो यहां से आप k2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4k3। तो k2 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, k3 की वैल्यू तो देख ही रही कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब इस k3 की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 4 में रख दीजिए, चाहे सेकंड में रख दीजिए, ओके। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, पुटिंग द वैल्यू of k3 in इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3k1 प्लस k2 माइनस 4 k3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो k1 की वैल्यू, k2 और k3 की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर चुका हूँ। क्या आई है यहाँ पे, k1 की वैल्यू क्या है, 4k2। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3k1 एज इट इज प्लस k2 माइनस 4 एंड k3 की वैल्यू क्या है, 4k2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3k1 प्लस k2 माइनस 4 इंटू 4 16k2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, k2 माइनस 15k2 आ जाएगा, वो उधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ से, k1 इज इक्वल टू 5k2, ठीक है ना, ये 5 है। तो यहाँ से देखिए k1 की वैल्यू क्या आ गई है, 5k2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मैं k2 की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूँ। k2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/5 k1 इज इक्वल टू k2। तो k2 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। k1 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है एंड k3 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि C1, C2 एंड C3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। या C1, C2, C3 हमारे रैखिकतः परतंत्र हैं। तो इसमें k1, k2, k3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई है। यदि यही वैल्यू आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर 0 आ जाती तो हम लोग क्या बोलते, C1, C2, C3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या C1, C2, C3 हमारे जो 3 कॉलम हैं, ये स्तंभ हैं, वो रैखिकता स्वतंत्र हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों को कोई कहीं डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जरूर समझेंगे। थैंक यू क्लास।